Okay, so today we will discuss about human and environment interaction जो कि यूजीसी नेट सिलेबस का आफ्टर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बाद का टॉपिक है. दिस इज अबाउट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज और देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट. सो जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो इसमें टॉपिक है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन. इसमें ये क्या कहना चाहता है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, किस तरीके का एनवायरनमेंट इंटरेक्शन या व्हाट it is about. So let's see. इट इज़ अबाउट कि ह्यूमन्स और इन्वायरमेंट का किस तरीके का इंटरेक्शन होगा, क्या वो नेगेटिव होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा. नेगेटिव होगा तो किस रिस्पेक्ट में नेगेटिव होगा, पॉजिटिव किस रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा. सो बेसिकली वी इन दिस वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ और उनके इम्पैक्ट्स इन्वायरमेंट पे. अच्छा, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और उनके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, किस क्या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में किस तरीके की एक्टिविटीज़ आती हैं जो ह्यूमंस करते हैं. तो जब हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की बात करते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है एंथ्रोपोजेनिक, दो टर्म हैं. तो नेचुरल एज यू ऑल नो बाय नेचर, जो नेचर कर रहा है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन है, नेचर की वजह से कुछ हुआ है, वाइल्ड फायर हो गया जैसे, या अर्थक्वेक हो गया है, तो दीज आर ऑल इवेंट्स दैट इज ड्यू टू नेचर. अब उसका उल्टा, उसकी जो रेसिप्रोकल टर्म है वो आती है एंथ्रोपोजेनिक. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो नेचर में हो रही है ह्यूमंस के द्वारा, या यू कैन से कि मैन मेड जो है या ह्यूमंस के द्वारा जो एक्टिविटी हो रही है उसको आप बोलते हो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी. तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ह्यूमन का किस तरीके का इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ. एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो टर्म है ये ह्यूमन से रिलेटेड, या ह्यूमन जो एक्टिविटी कर रहा है एनवायरमेंट एंथ्रोपोजेनिक उससे रिलेट करता है. तो उन सब एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे इन्वायरमेंट पे. ओके. सो जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया है कि बेसिकली इन्वायरमेंट में क्या होता है ना, कि ह्यूमंस भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, और काइंड ऑफ इकोसिस्टम जो फॉर्म होता है. तो जो एक्टिविटी होती है ना वो ह्यूमन जो एक तरीके से एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म करता है, या इकोसिस्टम में जो भी डिस्टरबेंस होंगे, इकोसिस्टम में जो भी एक्टिविटी होगी. सो एक तो होता है दो तरीके की एक्टिविटी होगी, एक तो होगी नेचुरल और एक होगी एंथ्रोपोजेनिक. अब नेचुरल में किस तरीके से हम इसको कैटेगराइज करेंगे. नेचुरल किस तरीके की एक्टिविटी होती है, अकर इन द नेचुरल मैनर, जो कि नेचुरली हो रही हैं, मतलब ह्यूमन का ज़्यादा इंटरवेंशन उसमें है नहीं, या ह्यूमन इज़ नॉट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. नेचुरली वो एक्टिविटी हो रही है, जैसे ज्वालामुखी का फटना है ना, वोल्केनिक इरप्शन जो है, उसमें ह्यूमंस ने कुछ नहीं किया. दे आर वोल्केनोज, एंड आफ्टर सम टाइम अगर एक्टिव वोल्केनो है तो जल्दी इरप्ट होगा, डोरमेंट है या इंटरमिटेंट है डिपेंडिंग ऑन द, कि वो ड्यू टू अर्थ की जो इंटरनल हीट है उसकी वजह से वो आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम वो इरप्ट हो जाएंगे. तो इसमें ह्यूमन का ज़्यादा कोई रोल है नहीं. सो वो नेचुरल मैनर में चीज़ें हो रही हैं, अर्थ को एक नेचुरली आ रहा है, एपिजेनिक सेंटर या सेस्मिक वे नेचुरली नेचुरली निकल रही हैं. तो दीज आर ऑल नेचुरल एक्टिविटी. ओके. अब जब हम बात करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक भी है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की. सो व्हाट आर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, बेसिकली जो मैन मेड एक्टिविटी हैं, जो ह्यूमन ने की है नेचर में, या ह्यूमन ने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे नेगेटिव, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को ह्यूमन कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड और ह्यूमन कैन बी इनडायरेक्टली रिलेटेड विद दोज एक्टिविटीज़. तो उन सभी एक्टिविटीज़ को आपने बोला है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़. तो ये जो एंथ्रोपोजेनिक टर्म है इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक जो एक यू कैन से टेक्निकल जार्गन है, जो हमने टेक्निकल जार्गन कम्युनिकेशन में पढ़ा था ना, दिस इज अ टेक्निकल जार्गन जो कि कंफ्यूज कर सकता है. सो ओके. तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ पे रहेगा. क्यों रहेगा? क्योंकि एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि लार्ज नंबर में होती हैं, और हम क्या करते हैं, इनको एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, हम इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद दीज एक्टिविटी एंड वी कैन कंट्रोल दैम. सो इफ़ यू टॉक अबाउट कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू इम्प्रूव ह्यूमन लिविंग कंडीशन with human effort. So once they reach a point, they can start causing harm to a human life. The related energy consumption and technical evolution that can cause pollution. अब जब हम human या anthropogenic activities की बात करते हैं, तो we come up so many things, like we come up we talk about pollution, we talk about air pollution, we talk about thermal pollution, noise pollution, different kind of pollution, we talk about over consumption, over population, and all those related things. तो अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो all these things are correlated with each other, all these things are causing negative impact on environment. So उस टर्म्स में हमारे लिए एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है.
अब जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन, है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से है या वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से है या फिर वो थर्मल पावर प्लांट से है, किसी भी सेक्टर से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, वो एक मेन कॉज़ है पॉल्यूशन का, है ना? तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है या ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी है, दे आर रिलेटेड टू व्हाट? दे आर रिलेटेड टू ह्यूमंस, दे कम अंडर एंथ्रोपोजेनिक थिंग, दे आर fall under anthropogenic activity. So kahin na kahin we are the root cause of carbon dioxide emission, we are the root cause of GHG gas emission, we are the root cause of you can say ki global warming ultimately. So that is okay. सो मैन मेड पॉल्यूटेंट की अगर हम बात करें ना, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, मैन मेड पॉल्यूटेंट है, सो दे आर डोमिनेंट प्लेयर। सो व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट प्लेयर? मतलब डोमिनेंट प्लेयर में इनको इस टर्म्स में डोमिनेंट इज समथिंग जो प्रधान है, जो मुख्य है, जो मेन है, ठीक है, जो रूट कोज है, एक तरीके से जो मेन है उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं। तो जो मैन मेड पॉल्यूटेंट, एक्सप्रेस। हाँ, जो एक्सप्रेसिव है यू कैन से, तो डोमिनेंट प्लेयर हम उसको इस तरीके से बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा नंबर में होता है, वी कैन नॉट ईजिली कंट्रोल दैम, और ये एक बड़े लेवल पे, एक मैसिव लेवल पे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं पोल्यूट करते हैं। सो दैट इज़ वाई वी कॉल देम डोमिनेंट प्लेयर, है ना? और ये नेचुरल इक्विलिब्रियम को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं टू अ एक्सटेंट कि वो जो होम्योस्टेसिस वाली जो कंडीशन होती है वो उसको अचीव नहीं कर पाता है। अच्छा, व्हाट इज होम्योस्टेसिस? जब हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं ना, तो इफ यू टॉक अबाउट इन्वायरमेंट, सो इन्वायरमेंट में एक ना इन्वायरमेंट की एक यू कैन से कि एक प्रॉपर्टी है कि इट बाउंसेस बैक, इट कम्स इनटू resilience, it bounces back to its natural state after a certain disturbance. सो वो जो बाउंसेस बैक टू इट्स नेचुरल स्टेट है ना, कि वापस से अपनी स्टेट को पा जाना या रिजिलियंट कर लेना या बाउंसेस बैक टू इट्स कंडीशन, तो उसको होम्योस्टेटिस बोला गया है, होम्योस्टेसिस, ठीक है? अब अगर इस नेचुरल स्टेट को बिगाड़ दिया जाए या एक एक एक्सटेंड के बाद तक हम अगर पोल्यूशन को पार कर देते हैं या हम एक एक पॉइंट के बाद उसको एक्सीड कर देते हैं, तो वो जो होम्योस्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है किसी भी इन्वायरमेंट की या किसी भी इकोसिस्टम की, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। तो नाउ द सिचुएशन इज़ व्हाट, कि वो जो इन्वायरमेंट है या वो जो इकोसिस्टम है, दैट दैट लीड्स टू डेथ, दैट कम्स टू इट्स एंड। व्हेन इट कम्स टू इट्स एंड ना, तो होता क्या है कि हम उस इकोसिस्टम को कंप्लीटली खो सकते हैं हमेशा के लिए। सो दैट इज़ वाई। अब ये इसका रूट कोज कहाँ से होता है? अब जो मैंने बताया कि नेचुरल जो एक्टिविटीज़ हो रही है, अब नेचुरल एक्टिविटीज़, दोज एक्टिविटीज़ आर लाइक दे आर नेचुरल, दे वी कैन, दे आर नॉट फ्रीक्वेंट एंड दे आर वेरी लो इन नंबर। सो नेचर ने अगर कोई चीज़ बनाई है तो नेचर नोज हाउ टू कंट्रोल इट, ओके। बट जो प्राकृतिक नहीं है, जो मैन मेड आई है या एंथ्रोपोजेनिक आई है, नेचर डिडंट नो अबाउट दैट, है ना? सो इट टेक्स ह्यूज एफर्ट, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट फॉर नेचर टू कंट्रोल दैट एक्टिविटी। तो जो ऐसी चीज़ें कहते हैं ना कि जो जानी पहचानी नहीं है नेचर के लिए, उन चीज़ों को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है नेचर में, तो नेचर गेट शॉक्ड, इट्स की जो होम्योस्टेटिस, जो एक तरीके से प्रॉपर्टी है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। और जो मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक जो पोल्यूटेंट है उनसे उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट होते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल दैम डोमिनेंट प्लेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। अच्छा, जब हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, तो वी जस्ट टेक इट एज अ सेपरेट थिंग, क्योंकि ये बहुत नंबर में बढ़ रही हैं। क्योंकि जैसे अभी हमारे पास, जैसे कि हम बात करते थे पोल्यूशन की, हम वेस्ट की बात करते थे, हम गार्बेज की बात करते थे, हम सॉलिड वेस्ट की बात करते थे। अब एक नई चीज़ आ गई, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो चीज़ें ना बढ़ रही हैं, चीज़ें नई आ रही हैं, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो चीज़ें भी नई तरीके से आ रही हैं। सो वहाँ पे क्या होता है ना कि उन चीज़ों को कंट्रोल करना, उन चीज़ों को टेकन दैम इनटू कंसिडरेशन, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टू लाइक चेक दोज थिंग्स। सो द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ऑन ह्यूमन हेल्थ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो हम डिफरेंट डिफरेंट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से उनका हेल्थ इम्पैक्ट होता है। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड की, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड की, इफ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, तो
changes that transform a human group from an agrarian society to an industrial society. तो व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इफ यू टॉक अबाउट, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिंपल सिंपल सा इतना है, नए नए इंडस्ट्रीज का सेटअप होना, उसके आसपास जो है एक लोकेलिटी का सेटअप होना, एक अर्बनाइजेशन सेटअप होना या कॉलोनी सेटअप होना। और फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट जब हम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री सेटअप करते हैं एग्रीकल्चरल एरियाज को क्लियर करके एग्रेरियन सोसाइटी को हटा के जब हम एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी को सेटअप करते हैं तो उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है। ओके, होता क्यों है? फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, हमें क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है एक्सपोनेंशियली। अब एक्सपोनेंशियली पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है प्रोडक्ट की तो हमें मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। वी वांट न्यू काइंड ऑफ प्रोडक्ट, वी वांट मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो जो मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड है उसको मोर नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, मोर नंबर ऑफ जो इंडस्ट्रीज है वो उसको फुलफिल करेंगी। सो it's a need basically to convert the agricultural areas, to convert the forested areas into a industrial society. So that is basically industrialization. अच्छा, सो आई होप कि ये जो पार्ट है वो क्लियर हुआ होगा कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन कैसे हुआ, क्या इंटरेक्शन होता है, क्या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, किस तरीके से वो इम्पैक्ट कर रही हैं, किस तरीके से वो अफेक्ट कर रही हैं। एंड all those things they are the part of this interaction। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना इंटरेक्शन की, सो इसको आप इस तरीके से समझो कि जैसे हमने इकोसिस्टम पढ़ा है ना, तो इकोसिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो इकोसिस्टम में हमारे पास बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स आते हैं। तो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब यू कैन से कि वी आर रिलाई ऑन वाटर, एयर, soil and these spheres of ecology। तो कहीं ना कहीं हमारा वी आर बायोटिक ना, वी हैव लाइफ एंड दीज वाटर, एयर एंड दीज थिंग्स डोंट हैव लाइफ। तो वी आर रिलाइड ऑन अबायोटिक फैक्टर्स, है ना। एंड सिमिलरली साइमल्टेनियसली वी आर रिलाइड ऑन बायोटिक फैक्टर ऑल्सो। अबायोटिक पे तो हम रिलाई हैं ही, मतलब जिनमें लाइफ नहीं है जैसे कि सॉइल है, वाटर है, एयर है, उन पे तो हम रिलाई हैं ही। सो वी आर रिलाइड ऑन अबायोटिक फैक्टर एज वेल एज वी आर रिलाइड ऑन बायोटिक फैक्टर्स। सो बायोटिक फैक्टर what we are relied on other human beings, we relied because human is a social animal, and we are relied on different kinds of plant, we are relied on different kinds of animal। So we tend to build a connection, we tend to build a interaction between abiotic factor, biotic factor, biotic and biotic factor, biotic and abiotic factor। So जब एक interaction setup होता है ना, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें पॉजिटिव में जाती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव में जाती हैं, मतलब कुछ न्यूट्रल में जाती हैं। जैसे हम इंटरेक्शन की हमने बात भी की थी पहले, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन की। सो इसमें है कि कॉमन सेलिज्म, अमन सेलिज्म, न्यूट्रलिज्म, म्यूचुअलिस्टिक और डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन। सो उसी तरीके से हम पर्टिकुलरली इसमें यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो ह्यूमन का कैसा इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ। मतलब यू कैन से कि जो अबायोटिक फैक्टर हैं, जो हमारा लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, बायोस एटमॉस्फेयर है, तो ये जो इन्वायरमेंट के जितने भी स्फेयर्स हैं या कंपोनेंट है, इनके साथ ह्यूमन का कैसा इंटरेक्शन है, किस तरीके से वो इनके साथ एक तरीके से कोऑपरेट करता है कि नहीं करता है, या कैसे वो इंटरेक्ट करता है। क्या वो ओवर कंजप्शन कर रहा है, क्या वो ओवर यूज़ कर रहा है, क्या वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, या वो सेव कर रहा है, या वो कंजर्व कर रहा है, या वो प्रिजर्व कर रहा है। So what kind of interaction it has, and what is the consequences of this, and why it is important to learn about the environment interaction। So this is it about। So I hope आपको नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक ही क्लियर हुआ होगा। बाकी सब हम कल के लिए देखते हैं, बाकी सब हम कल पढ़ते हैं। So I hope ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड ओके, यस।